यस सर। अभी विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात कर रहे थे। ऑटोकोइट्स आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अस्थमा बाद में कराया जाएगा। आज हमारा ऑटोकोइट कंप्लीट हो जाएगा। ऑटोकोइट में हम हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स में हम एनसेड्स जो ड्रग्स है जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो एनसेड्स के बारे में हम देख रहे थे। तो हमने उसकी कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज थी जो, वो सब हमने देखा था। उसमें भी हमने पैरासीटामोल के बारे में बात की थी थोड़ी सी, ठीक है। तो पैरासीटामोल के बाद जो फिर सेकंड जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पिरिन के बारे बारे में हम आज इतना पढ़ेंगे कि कुछ और पढ़ने की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो एस्पिरिन के बाद फिर एक बार जो हमारी पूरी कैटेगरीज हैं, तो इनमें जो जो ड्रग्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग, एक एक दो दो पॉइंट्स। जैसे प्रेगनेंसी में सेफ है, ये बच्चों के लिए सेफ है, ये इस डिजीज में ली जाती है, इसका ये डिसऑर्डर है, वो सब एक एक पॉइंट सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफिंग कर देंगे, ठीक है। तो उस ब्रीफिंग के अलावा बाकी जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है पैरासीटामोल और एस्प्रिन। ये 2 ड्रग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में हम आराम से डिटेल में डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो स्क्रीन सभी को विजिबल है? अभी आवाज सभी को आ रही है? यस सर। ठीक है। सही तरीके से ये हमारे एस्पिरिन का स्ट्रक्चर रहते हैं। ये क्या है बताओ? ये रहता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। ये हमारा बन जाता है फिर एस्पिरिन, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जो बात, तो ये जो एस्पिरिन हमारा, ये इरिवर्सिबल कोक्स इनहिबिटर है, ठीक है। बाकियों के बारे में हम इतना एम्फेसाइज करके नहीं बताते क्योंकि वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका इसका सीन कैसा है, कोक्स एंजाइम को इरिवर्सिबल, ठीक है। और एस्पिरिन को हमने हमारे नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी में इसको पढ़ा था, ठीक है। तो इट मीन ये कोक्स 1, कोक्स 2, कोक्स 3, तीनों को ये आपका ब्लॉक करता है, ठीक है। अब जो चीज समझने वाली बात है हमारे लिए वो क्या है, कि कोक्स 1 में हमने बात की थी कि कोक्स 1, तो स्टमक हमारे पास 1 ही होता है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक एसिड से। एसिड का जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे उसकी लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है हमारा कोक्स 1। और ये कोक्स वन यानी कि रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस के लिए। तो ये जो हमारा कोक्स 1 एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो जो गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन से हार्मफुल इफेक्ट से हम बच पा रहे थे अब नहीं बच पाएंगे। तो फिर हमको क्या देखने को मिलेगा? अल्सर देखने को मिलेगा, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। वो मैं अभी बताऊंगा, वो अभी सब अभी आएगा आगे, वो सब मैं बता दूंगा आराम से। तो अभी हमने जो देखा कि हमारा ये एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एस्पिरिन का ही केमिकल नेम, जो कि कोक्स एंजाइम है, कोक्स 1, कोक्स 2, कोक्स 3, इनको इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है। तो ये इरिवर्सिबल कोक्स इनहिबिटर है, ठीक है।
और एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड में भी कौन सा पार्ट सैलिसाइलिक वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उसके एक्शंस की। जो जो एस्पिरिन जो है हमारा एक्शन शो करता है। ठीक है, क्या क्या काम कर से। पहला है हमारा एनाल्जेसिक, दूसरा है हमारा एंटीपायरेटिक, तीसरा है हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी, और फोर्थ है हमारा एंटी प्लेटलेट। इसमें से जो आपका एंटीपायरेटिक है ये वाला, वो इतना डोमिनेटिंग नहीं है। हालांकि वो भी टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं, बट इतना डोमिनेटिंग नहीं है। ठीक है, उसको उस पर्पज से हम उसको इतना ज्यादा यूज भी नहीं करते। उसके लिए हम पैरासीटामोल को ही प्रीफर करते हैं। एस्पिरिन को तो पेन वगैरह के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि एस्पिरिन के जो एक्शंस है, जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट अगर हमको चाहिए हमारी बॉडी में, तो उसके लिए जो डोजिंग होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। कि इस डोज पे वो एज ए बिहेव करेगा एनाल्जेसिक, इस डोज पे ऐसा, इस डोज पे ऐसा। तो वो डोज हमको मालूम होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एंटीपायरेटिक का लिख लेंगे कि वो इतना ज्यादा वो हर डोज पे ये शो करता है एंटीपायरेटिक। तो उस पर हम ये लिख सकते हैं कैन बी सी, यानी कि ये इफेक्ट हमको किसी भी डोज पे मिल सकता है, एट एनी डोज। ठीक है, वही। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे करके ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ वही लिख लोगे आप कि भाई कैन बी सी एट एनी डोज। ये हम एंटीपायरेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लो डोज पे हाई डोज और वेरी हाई डोज। ठीक है, तो लो डोज है आपकी 42 325 mg। तो लो डोज पे बिहेव करेगा एज ए एंटीप्लेटलेट एक्शन। ठीक है, 42 325 mg। ठीक है, लो डोज पे। इसके बाद हाई डोज पे आपका ये 350 mg से 600 mg एनाल्जेसिक, पेन वगैरह के लिए। तो मैंने इधर पे ऐसे करके क्यों दिखाया है, लो डोज हाई डोज वेरी वेरी हाई डोज, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जा सकता है कि लो डोज पे कैसे बिहेव करेगा, क्या इफेक्ट आएगा, क्या एक्शन शो करेगा एस्पिरिन, या हाई डोज पे क्या करेगा, या वेरी हाई डोज पे क्या करेगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आपको मालूम होना चाहिए। और वेरी हाई डोज यानी कि आप अप टू 1 ग्राम या 1000 mg, एक ही बात है। ठीक है, तो वो शो करेगा फिर आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, तो अभी तक से हमने सिर्फ दो ही बातें बताई, एक तो कितनी डोज पे कैसा इफेक्ट शो करेगा एस्पिरिन, ठीक है, और दूसरा वो
इरिवर्सिबल कोक्स इनहिबिटर है। ठीक है, और कोक्स 1, कोक्स 2, कोक्स 3 तीनों को ही वो ब्लॉक करता है। ठीक है, तो नोट हुआ सभी का ये। यस सर। उसके बाद हम लिखेंगे इसके यूजेस। यूजेस बहुत लिख दिया ना, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम कह सकते हैं कि हार्ट से रिलेटेड हो। क्योंकि देखो आप खुद ही, हमको पता है कि एस्पिरिन क्या करेगा, ब्लड की क्लोटिंग कम करेगा, TXA2 जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको ब्लॉक करेगा। ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी तो ब्लड थिन होगा अच्छे से। तो हार्ट अटैक वगैरह, इस्केमिया वगैरह जहाँ पे ब्लॉकेज आती है, चाहे वो कोलेस्ट्रोल की वजह से हो, चाहे ब्लड की क्लोटिंग हो, कुछ भी हो, तो उसमें ये हमारा एस्पिरिन काफी ठीक रहता है। और बोला भी जाता है किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ है तो अगर आप उसको एस्पिरिन दे दोगे तो उसको थोड़ा, पेशेंट को थोड़ा और टाइम मिल जाता है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका हार्ट पेशेंट आफ्टर सर्जरी। तो डोज जो रहती है वो आपकी रहती है 75 to 150 mg। ठीक है, अगर आप उसको उस पर्पज से यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, 75 to 150 mg के लिए। और आपको कोर्स वो इफेक्ट ये ऐसा किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि वो आपका TXA2 जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको ब्लॉक कर रहा है। तो उसके ब्लॉक से क्या होगा, अल्टीमेटली हम इनहिबिट कर रहे हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन से। इनहिबिट प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। ठीक है, हार्ट के अलावा एक हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, हार्ट के बाद मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, सेकंड फिर हमारा हो गया कैन ऑल्सो बी गिवन इन डिसमेनोरिया। कल की क्लास में भी मैं बता रहा था, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो पेन वगैरह रहता है उसके लिए। उसके अलावा एस्पिरिन आपका ओस्टियो अर्थराइटिस, रीमेटोइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस या फिर रीमेटोइड। ठीक है, और डोज जो रहेगी उसके लिए आपकी ये 1 ग्राम तक, 1 ग्राम तक रहेगी। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एस्पिरिन के बारे में, जो हमको शायद ही मालूम हो, वो है कोलोन कोलिप्स की फॉर्मेशन पे रोकता है, इनहिबिट करता है। ऐसे एस्पिरिन क्या करेगा, इनहिबिट्स द फॉर्मेशन और
कोलोन पोलिप्स। अब ये कोलोन पोलिप्स क्या है? तो पहले अगर हम कोलोन की बात करें तो ये तो हमारा पार्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का, है ना, पार्ट हो लार्ज इंटेस्टाइन। तो कोलोन पोलिप्स क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाला जो पार्ट होता है वहां की जो सेल्स होती है, तो नॉर्मल सेल्स का क्या फिनोमिना रहता है कि मान लो एक सेल डैमेज हुई, डिग्रेड हुई तो हमारी दूसरी सेल बनती है, वो डिग्रेड हुई तो तीसरी सेल बनती है। ये प्रोसेस हमारा नॉर्मल है। लेकिन कई बार क्या होता है, म्यूटेशन के थ्रू या जेनेटिकली कुछ भी इशू हो गया हमारे जीन में, या पेरेंट्स के थ्रू कुछ भी इशू हुआ, म्यूटेशन वगैरह कुछ भी हुआ, तो कई बार क्या होता है उस जो सेल है वो उसके बिना वो डिग्रेड होती नहीं है, उससे पहले नई सेल्स बन जाती है, फिर और सेल्स बन जाती है। तो इन्हीं को जैसे मल्टीपल सेल्स बनती रहती है उसी को पोलिप्स बोलते हैं। ठीक है। तो आपका ये जो एस्प्रिन है, एक सेकंड। हेलो, मैं तो अभी क्लास ले रहा हूँ, बोलो। रोटा वगैरह तो बंद है, अभी सब खराब है। ठीक है, मैं अभी आधे घंटे में देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम, हाँ, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो एस्प्रिन है वो कोलोन पोलिप्स की फॉर्मेशन नहीं होने देता। तो अब इससे होगा क्या कि अगर कोलोन पोलिप्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा रोस्ट या बदतर हो सकती थी जब ये कन्वर्ट हो जाता किसके अंदर, कोलोन कैंसर के अंदर। ठीक है। तो एस्प्रिन हमारी एज ए एंटी कैंसर काम नहीं कर रही है। ठीक है, एक स्टेटमेंट होती है ना, एक कोट होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। तो क्योर के लिए तो ऑफ कोर्स हमको एंटी कैंसर ही लेनी पड़ेगी। इसको हम कह सकते हैं काइंड ऑफ प्रिवेंशन है ये। ठीक है। वो किसके लिए, कोलोन कैंसर के लिए। ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि नेम द एनसेड्स विच कैन बी यूज टू प्रिवेंट द कोलोन पोलिप्स और कोलोन कैंसर, देन यू कैन थिंक, तब आप लोग सोच सकते हो कि हाँ भाई ऐसा कोई एनसेड्स भी होता है। और वो एनसेड्स कौन सा है, एस्प्रिन। ठीक है। तो कैंसर सुनेंगे तो हम उस तरीके से कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि कैंसर में तो कैसे एनसेड्स यूज होता है। ऑफ कोर्स कैंसर में यूज नहीं होता लेकिन उसके प्रिवेंशन में यूज हो सकता है। ठीक है। इसलिए इसको कोलोन कैंसर ना लिख करके कोलोन पोलिप्स बोला जाता है कि कोलोन पोलिप्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है एस्पिरिन। ठीक है। तो ये नोट किया सभी ने? यस सर। ठीक है। उसके बाद आपका अगला यूज, आपका पेटेंट डक्टस आर्टियोसस में। ठीक है। तो उसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इसके लिए भी इसमें एक एक एनसेड्स और यूज होता है एस्पिरिन के साथ साथ, वो होता है हमारा एंडोमेथाजिन। कि हार्ट में ओपनिंग रहती है जो फीटस में। ठीक है, उस ओपनिंग को ही हम ये बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। तो आफ्टर डिलीवरी अगर वो ओपनिंग ओपन रह जाती है उस केस में फिर वो हमारे लिए फैटल कंडीशन हो सकती है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। ठीक है। तो उस केस में अगर वो ओपन रह जाती है तो एस्प्रिन और एंडोमेथासिन के से ट्राई किया जाता है इसको क्लोज करने के लिए। ठीक है। सर आपने इसमें एस एल प्रोस्टाडिल ऐसा भी बताया था।
वो ये वो यूज नहीं स्टार्टिंग में करते। दिया जाता है, वो हमारा वो होगा ड्रग ऑफ चॉइस, या फिर वो तो मतलब फाइनल कि उससे तो ठीक होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम उसमें हार्ट अटैक किसी को हो गया, ब्लॉकेज इसको हो गया, तो हम थोड़ी ना बोलेंगे कि एस्पिरिन हार्ट अटैक ठीक कर देगा। उसके लिए तो पूरी सर्जरी वगैरह है, जितनी भी तुम्हारी एंटी एंजिना की और हार्ट फेलियर की जितनी भी ड्रग्स होंगी, ठीक है, वो सब हम देंगे। तो ये कुछ क्या बोलते हैं इनको, प्रिवेंशन बोल लो, या थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है, या फिर इससे उसका और ज्यादा वो डेडली ना हो। ठीक है, परमानेंट ट्रीटमेंट तो फिर हर उसके लिए हमारा अलग अलग रहेगा। अब इसके हम इतने सारे यूजेस डिस्कस कर रहे हैं एस्पिरिन के, तो सभी कंडीशंस के लिए परमानेंट ट्रीटमेंट एस्पिरिन थोड़ी ना है। वो तो बस उसका मतलब उस क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बोल लो, एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, कि अभी हम घर पे हैं, ठीक है, एस्पिरिन है हमारे पास, तो ले सकते हैं। या अगर डॉक्टर भी अगर यूज कर रहा है उसको, तो एज ए ठीक है इनिशियल स्टेज पे, कि बिगिनिंग है, तो उससे हम ट्राई कर लेते हैं। अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर दूसरी ड्रग का सहारा लेंगे। तो अगर मैं दो शब्दों में समअप करना चाहूँ, तो आपको ऑप्शन में एस्पिरिन और जो दूसरा मैंने बताया वो दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर वो पूछेगा तो या तो नेचुरल करके पूछ लेगा, फिर आप सिंथेटिक करके पूछ लेगा, या एनसेड्स करके पूछ लेगा। ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है। ऐसे तो तीसरा भी हो गया हमारे पास, एंडोमेथासिन भी हो गया। ठीक है, बट ठीक है, अगेन गुड क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद है आपका नियासिन इंड्यूस फ्लसिंग। ठीक है, फ्लसिंग क्या है यहाँ पे, ये काइंड ऑफ एलर्जी समझो, टाइप ऑफ एलर्जी। कैसे होती है, वैसोडाइलेशन की वजह से होती है, वैसोडाइलेशन। और ये आपका नियासिन क्या है, ये है आपका विटामिन बी 3। ठीक है, तो उसकी भी हमारी विटामिन को बी वाले जो होते हैं उनकी लिए ट्रिक हमारी रहती है, B1 B2 B3, अच्छा, और B5 B6 B7 B9 और B12। ठीक है, चलो वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। उसकी ट्रिक रहती है थायो रब्बा निया। तो ये हमारा विटामिन B3 रहता है। तो अगर नियासिन से पूछ ले, नियासिन नियासिन इंड्यूस फ्लैशिंग पूछ ले, या विटामिन B3 इंड्यूस फ्लैशिंग अगर पूछ ले, ठीक है, तो उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब हमको पता होना चाहिए कि विटामिन B3 को ही नियासिन बोलते हैं, उसका दूसरा नाम। ठीक है, चलिए विटामिन का जब आएगा तब ये डिस्कस होगा, उस पर ज्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये नियासिन इंड्यूस फ्लैशिंग टाइप ऑफ एलर्जी है। फ्लशिंग का मतलब कि उसकी वजह से जो एलर्जी होती है, वैसोडाइलेशन जिसमें होता है, तो उसके लिए भी हम एस्पिरिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका आएगा प्री एक्लैम्पसिया। तो प्री एक्लैम्पसिया क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो शूट अप हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उस केस में भी हम एस्पिरिन को प्रिफर्ड कर सकते हैं। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि बीपी इंक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो ये सब आपके एस्पिरिन के यूजेस थे।
ये नोट किया सभी ने? जल्दी बोलो, सर नोट ये किया? क्या लिखा है? ई सी कहाँ पर बोलो? यहाँ एक्लेम्पसिया। ये एक्लैम्सिया की बात कर रहे हो? हाँ। यस सर। ECLAMPSIA, एक्लैम्सिया। ओके सर, हो गया। ठीक है। उसके बाद आपके आते इंट्रैक्शन, कि किस ड्रग के साथ हमको एस्पिरिन को भूल कर भी, गलती से भी, सपने में भी यूज नहीं करना है। इंट्रैक्शंस। ठीक है। तो पहला तो इसमें आपका आएगा एस्पिरिन को प्रोबेन एसिड के साथ में यूज नहीं करना है। प्रोबेन एसिड क्या है? एंटी गाउट की ड्रग है, जो कि गाउट में इसको यूज करते हैं। ठीक है। ये क्या करता है? यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बॉडी से बढ़ा देता है। ठीक है। और जबकि आपका एस्पिरिन क्या करेगा? यूरिक एसिड के सेक्रेशन को ब्लॉक करेगा। तो इन दोनों का एक्शन एक दूसरे का कॉन्ट्राइंडिकेटरी हो गया। ठीक है। तो दोनों को साथ में हम यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम फिर हम बात करेंगे एस्पिरिन की और किसी भी एंटी कोगुलेंट ड्रग की, उसको भी हम साथ में यूज नहीं करेंगे। उसको हम साथ में क्यों यूज नहीं करेंगे बताओ? ये तो बेस बहुत ज्यादा लॉजिक लगा कर बता ही सकते हो। सर क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देता है एस्पिरिन। फिर उससे क्या होगा? तो हम्म, आवाज कट रही है। ठीक है, आप लोग सही बता रहे हो, आवाज वैसे पहुंच नहीं है मुझ तक, कट रही थी। ठीक है, सही बताया होगा आप लोगों ने। तो सर सिंपल सी दोनों बात है। एस हम्म, दोनों ब्लड को थिन करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग सही बता रहे हो कि ऑलरेडी एस्पिरिन कर रहा है। अब देखो ऊपर तो देखो अपोजिट आपको देखने को मिला, है ना? तब भी हमारे लिए वो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी था। यहाँ पर तो सेम सेम मिल रहा है, तब भी हमारे साथ दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ पे ये मत समझ लेना कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलेगा, एक और एक दो हो जाएंगे, अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं। यहाँ पर क्या होगा? एक्सेसिव में हो जाएगा, एक्सेसिव इफेक्ट हमको देखने को मिल जाएगा। एक्सेसिव इफेक्ट, जिसकी जिससे क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग होगी। समझ रहे हो? ये इंटरनल ब्लीडिंग से मुझे वारफेरिन तुरंत याद आ जाता है कि एनिमल्स वगैरह ने, काउज ने, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन ने जो फर्स्ट टाइम वारफेरिन, जो कि एक एंटी कोगुलेंट ड्रग है, उसकी डिस्कवरी की थी, तो काउज वगैरह ने उसको ईट कर लिया था, तो वो भी इंटरनल ब्लीडिंग के कारण मर गए थे। तो अभी चलो ठीक है, तो अभी एस्पिरिन और एंटी कोगुलेंट अगर हम साथ में देंगे तो इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस है। ठीक है, तो इसलिए नहीं देंगे। फिर तीसरे पे हमारा आता है, अब ये भी आप लोग तुरंत आप लोग बता सकते हो कि एस्पिरिन को, जो हमारी ये डायूरेटिक्स वाली जो ड्रग्स है, फ्यूरोजमाइड, ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, थायाजोलामाइड, इनके साथ भी नहीं देते। बताओ क्यों? आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर, पता नहीं। मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं सर, क्या हमारे जो एंड, हाँ बोलो। पता नहीं।
अच्छा याद करो, वो हमने जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में, उसके जो यूजेस थे उसमें आई थिंक आदित्य तो नहीं था, बाकी सब लोग थे, तो उसमें हमने किडनी से रिलेटेड एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो। ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, किडनी के बारे में पढ़ा था। तो किडनी में हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा था, कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका डायोरेसिस करवाते हैं। एक तो रीअब्जॉर्प्शन, और दूसरा जो किडनी रहेगी उसमें वैसोडाइलेशन करेंगे। हमारा वो PGE2 ही होगा आपका पक्का, जहां तक है, ठीक है। जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वहां ज्यादा रहेगा, और ब्लड फ्लो ज्यादा रहेगा तो ऑफकोर्स किडनी में तो ब्लड ही जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो जब ब्लड ज्यादा जाएगा तो यूरिन भी ज्यादा आएगा, तो फिर वहां पर भी वो डायबिटिक्स की तरह बिहेव कर रहा था। एक पॉइंट तो हमारा ये था, ठीक है। और दूसरा था रीअब्जॉर्प्शन वाला, कि वो रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता था, इनहिबिट करता था, कम करता था, ठीक है। अब जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अगेन अल्टीमेटली कंडीशन लीड टू डायबिटिक, ठीक है। फिर एस्पिरिन हमारा क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा, तो फिर एस कैसे बिहेव करेगा, एंटी डायबिटिक्स। अब उसको, वो ऑलरेडी एंटी डायबिटिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, अब उसको हमने जो हमारी एंटी डायबिटिक की जो ड्रग्स है, फ्यूरोजमैड, स्पेरोलेक्टम, उनके साथ दे दिया, तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटरी है। ये हमने जब प्रोस्टाग्लैंडिन के जो यूजेस पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, तब हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद हो पाएंगे। अभी 2 दिन पहले तो पढ़ा था, भूल गए? सर ठीक है, एस्प्रिन, तो बोलो। सर एस्प्रिन डायूरेटिक के जैसा वर्क करेगा ऐसा? एंटी डायबिटिक क्योंकि ये हमारे एस्पिरिन क्या है, एनसेड्स है। एनसेड्स क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या रोल है, एस्पिरिन हमारी क्या है, एनसेड्स है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या रोल था, PGE2 का, वो भी डायबिटिक्स की तरह, एंटी डायबिटिक्स की तरह काम करेगा। और ये भी हमारी एंटी डायबिटिक की जो ड्रग्स होते हैं, फ्यूरोजमाइड, स्पैनोलैक्टोल, थाइजोलामाइड। फ्यूरोजमाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन। सर ये तो डायूरेटिक्स होते हैं। ये फ्यूरोजमाइड, स्पैनोलैक्टोल, थाइजोलामाइड। ठीक है, ये इंटरेक्शन में देखता हूँ। फिलहाल आप अभी के लिए इतना लिखो, क्या, कि एस्पिरिन को इनके साथ हम नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, कि एस्पिरिन आपका, एक मिनट रुको, कोक्स 1, कोक्स 2, कोक्स 3। कोक्स 1 में हमने देखा था स्टमक, ठीक है। कोक्स 2 में हमने ऐसे करके 2 बना के हार्ट में देखा था इसको, और एक और लिखा था कुछ तो, सर ठीक है। किडनी, कोक्स 3 फिर हमने पायरोजन वगैरह, किडनी था ना, ये था। हाँ किडनी था, ठीक है। तो किडनी में तो रीअब्जॉर्प्शन को, चलो ठीक है, मैं एक बार इसको देख लूंगा, ठीक है। होना तो वैसा ही चाहिए। हाँ, फिर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटरी होगा। जैसे हमने जो पॉइंट यहाँ डिस्कस किया था ऊपर, कि इसमें हम क्या, इसमें क्या हो रहा है, इधर पे यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को बढ़ा रहा है, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटरी है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, कि एक्सेसिव में हो जा रहा था, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट नाम के जैसे, वो वैसे एक्सेसिव में हो जा रहा था। फिर तीसरे में हमारे में एस्प्रिन,
रीएब्जॉर्प्शन ब्लॉक होके डायबिटीज, यहाँ पे एंटी डायबिटिक इफेक्ट ही आना चाहिए। तो हाँ, फिर ये भी कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाएगा। एस्पिरिन हमारा एंटी डायबिटिक हो जाएगा, ये हमारा डायबिटिक। ठीक है, तो अभी के लिए आप यही लिखो, ये हमारा एंटी डायबिटिक, क्योंकि हमने प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक, सिंथेसिस वगैरह ब्लॉक हो जाएगी। और ये हमारे डायरेटिक्स। ठीक है, तो इसलिए दोनों अपोजिट इफेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। ठीक है, हम हमारा इंटरेक्शन ही देख रहे थे। तो यहाँ पे एस्पिरिन को, जो डायरेटिक्स वाली जो ड्रग्स रहेंगी, इनके साथ नहीं लिया जाएगा। ठीक है। यस सर। ओके, डायरेटिक्स हमारा हुआ है अभी नहीं हुआ है? बोलो। नितिन सर ने करा दिया सर हो गया फॉलो। आदित्य, तुम लोगों का नहीं हुआ है? यस सर, हो गया है। नितिन सर ने करा है? यस सर। किडनी हो गया तुम लोगों का? यस सर। ठीक है, तो हमारा इंटरेक्शन इंटरेक्शन हुआ। अभी हमारा एडवर्स इफेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिसिक इफेक्ट की, यानी कि एनालिसिक डोज पे हमको क्या क्या साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नोजिया, वोमिटिंग, या इरिटेशन, म्यूकोसा, डैमेज, जिसके वजह से हमको पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा जो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, जिसकी डोज हमारी क्या है, 1 ग्राम। जो हमको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं सैलिसाइलिज्म। ठीक है, जिसमें क्या क्या इम्पेयर होने के चांसेस रहते हैं। विजन थोड़ा हमारा, हियरिंग में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डिजीनेस, उसको बोलते हैं सैलिसाइलिज्म। ठीक है, और वो 1 ग्राम की डोज रहेगी तभी। उसके बाद है फिर हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कोज करेगा, तो अल्टीमेटली लीड टू, ये आपका प्रिसिपिटेट करेगा किसको, अस्थमा को। ठीक है, तो अस्थमा का कोई पेशेंट होगा तो उसको हम एस्प्रिन अवॉइड करेंगे।
नेक्स्ट है आपका कि जो 12 ईयर से छोटा अगर कोई चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन स्मॉलर देन 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल से अगर वो छोटा है तो, ठीक है, उस केस में भी रेड से लिख लेंगे अवॉइड एस्पिरिन। एस्पिरिन को अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कोज करेगा क्या, हेपेटिक एनसीफेलोपैथी, ठीक है। और अगर बच्चों को कोई वायरल डिजीज है, ये जो वायरल डिजीज होती है उसको सर दर्द हो रहा है बच्चे को, तभी हम एस्पिरिन देने की सोचेंगे, लेकिन हमको उस स्टेट में अवॉइड करना चाहिए। उससे लीवर में टॉक्सिसिटी आपको शो हो सकती है, ठीक है। और जो हेपेटिक एनसीफेलोपैथी होगा, लीवर में जो टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगी, उसी का ही एक बड़ा खतरनाक नाम होता है। खतरनाक तो क्या मतलब, इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि ये एडवर्स इफेक्ट हमको किस ड्रग्स के साथ देखने को मिल सकता है। रे सिंड्रोम, ठीक है। रे सिंड्रोम से हमें क्या क्या याद आना चाहिए? लीवर याद आना चाहिए, एस्पिरिन याद आनी चाहिए, एनसेड्स याद आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद अगला उसका जो एडवर्स इफेक्ट है, सर हाँ मम्मी पैरासिटामोल क्लास में रहूँ। हाँ अभी कॉल करूँ। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। सर पैरासिटामोल से भी यही साइड इफेक्ट आएगा। पैरासीटामोल से रे सिंड्रोम हमने इसके बारे में नहीं बताया। सर वो एक्चुअली क्वेश्चन आया था उसमें ओके, टेस्ट में। तो उसमें ऑप्शन में आपके पास एस्पिरिन और पैरासीटामोल दोनों थे। सिर्फ पीसीएम था। दैट्स इट। तो आंसर सॉल्व हो गया, दैट्स इट। हमने क्या बोला? सिर्फ पीसीएम था ना, एस्पिरिन नहीं था ना। तो रे से, है ना, यही है ना प्रियंका? यस सर। हाँ, बस फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि रे सिंड्रोम हमारा क्या है, एस्पिरिन, और एस्पिरिन क्या है, एनसेड्स, और पैरासीटामोल क्या है, वो भी एनसेड्स। तो इतना लिंक करना आपको सीखना होगा। एक बार रुको, कॉल बार। हेलो, हाँ नहीं, हरे कृष्णा, मैं क्लास ले रहा हूँ, बताओ। हाँ, बता कुछ अर्जेंट काम है? ठीक, ओके, बाय, हरे कृष्णा। हाँ, तो आपको क्या करना है, रे सिंड्रोम को एस्पिरिन से ही याद रखना है, ठीक है। स्टिल अगर क्वेश्चन आ जाए जहां पे एस्पिरिन ऑप्शन में नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरा एनसीड्स लिखा हुआ है, तो उसको मार्क करना है। और ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल दोनों आ जाए। अगर दोनों आ गए हैं तो फिर आपको बोथ को ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो इतनी अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस आपको खुद खुद को लगाना है आप लोगों को, ठीक है। तो रे सिंड्रोम को हमको एस्पिरिन में ही पढ़ना है, ठीक है। ये हुआ हमारा एक। उसके बाद फिर आपका आता है फीडिंग मदर। क्या फीडिंग मदर को हम एस्पिरिन दे सकते हैं? चलो इसका आंसर आप लोग सोचना, थोड़ा गैस करो, फीडिंग मदर को हम दे सकते हैं नहीं दे सकते? इसमें मैं हिंट देता हूँ
कि फीडिंग मदर जो रहेगी वो कुछ भी खाएगी, कुछ भी पिएगी, ड्रग्स वगैरह, टेबलेट वगैरह कुछ भी लेगी, तो मिल्क के थ्रू वो बेबी में भी जाएगा, बेबी भी उसको कंज्यूम करेगा। ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी है। तो अब आप लोग बताओ, फीडिंग मदर को एस्पिरिन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नो सर। सर नहीं दे सकते, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी बताया कि 12 साल से छोटे बच्चे को देंगे ही नहीं एस्पिरिन। ठीक है, तो फीडिंग मदर को कैसे देंगे? वो भी तब भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो उसको मिल्क पिलाती है, मिल्क के थ्रू बेबी में भी जाएगा, है ना। सिंपल। तो फीडिंग मदर में भी हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, अवॉइड एस्पिरिन। ठीक है, उसके बाद जो, अब अगेन हमारे जो पैरासीटामोल हम कल बता रहे थे, कि मान लो फिर भी, वैसे तो जनरली होती नहीं है, स्टिल फिर भी अगर टॉक्सिसिटी हो गई आपकी, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे? एस्पिरिन की पॉइजनिंग बोलो, टॉक्सिसिटी बोलो। जैसे कल हमने पैरासीटामोल की एंटीडोट देखा था। क्या था एंटीडोट पैरासीटामोल का? एन एसिटाइल सिस्टीन। एनासिटाइल हम्म, चलो अब इसमें आप लोग गैस कर, नहीं गैस, फिर भी हाँ थोड़ा सोच सकते हो। उसका एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाओगे, लेकिन थोड़ा सोच सकते हो। कि सोचो अगर एस्पिरिन की पॉइजनिंग होगी, तो सबसे ज्यादा जिस चीज की हमको जरूरत होगी, जो इसका सबसे खतरनाक टॉक्सिक इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, उसके लिए हम, वो क्या होगा? ठीक है, एक हिंट और दे सकता हूँ, कि जैसे कोक्स 1, कोक्स 2 और कोक्स 3 है हमारे पास। 1, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा एस्पिरिन जिसको ब्लॉक करता है, तो वो आपका कोक्स 1 रहता है। ठीक है, तभी ये इसको बोला जाता है कि ब्लड को थिन करता है। किसी को हार्ट अटैक हो गया तो एस्पिरिन दे दो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो इसका इफेक्ट है, वो कोक्स 1 पे हमको देखने को मिलता है। तो उसकी जो पॉइजनिंग होगी, वो हमको कुछ वैसी ही देखने को मिलेगी। बताओ, क्या सोच सकते हैं इसके लिए? क्या कुछ हो सकता है? सर कोक्स 1 का जीआईटी हमने, इरिटेशन। हाँ 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 हाँ, तो वही हम बता, हाँ, इरिटेशन, और दूसरा हमारा इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, जो TX-A2, हम लोग, तो हमको एक्सेसिव इंटरनल ब्लीडिंग होगी अगर एस्पिरिन की पॉइजनिंग हो गई तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका एंटीडोट देते हैं, तो फिर हम वो देते हैं विटामिन, वो देते हैं हम विटामिन के। कोई बताना चाहेगा विटामिन के किस लिए दे रहे हैं, या विटामिन का रोल क्या है या फंक्शन क्या है? सर ये कोगुलेशन करवाएगा, ब्लीडिंग करता है। नहीं होगी। हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो पहले हम देते हैं विटामिन के। ठीक है, दूसरे पे हम क्या करेंगे, जैसे एसिड है, जैसे हमने बात कर रहे थे पेप्टिक अल्सर वगैरह, लाइनिंग वगैरह, वो सब, तो दूसरा हम क्या करेंगे, एल्कलाई, एसिड है वो, तो बेस देंगे कुछ। ठीक है, तो एल्कलाइजेशन हो यूरिन। ठीक है, किसी भी बेस के थ्रू। ठीक है, तो पहले पे हमारा रहेगा विटामिन के, तो आपको ऑप्शन में आइदर विटामिन के देखने को मिल जाएगा, या फिर एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन ऐसा लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और हम ऐड करेंगे इसके बाद, ये नोट कर लिए रवि ने, वो ये कि एस्पिरिन को एक जगह और अवॉइड करते हैं, उन पेशेंट को जिन पेशेंट में 6 G6PD जो एंजाइम है इसकी कमी होती है। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को आज मैं एक चीज याद दिला दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको। दो काम करने होंगे, आइदर या तो खुद से, या फिर ग्रुप का मैसेज डाल दो। ठीक है, मैंने रिप्लाई नहीं किया है, तो मुझे फिर पर्सनली बोल दो एक बार, या ग्रुप में एक बार फिर से बोल दो। ठीक है,
क्या चीज बोलनी है, जैसे ये जो G6PD डेफिशिएंसी एंजाइम की कमी की वजह से किस किस ड्रग्स के साथ किन किन ड्रग्स को हमको यूज नहीं करना चाहिए, तो पूरी की पूरी टेबल है 5 to 6 ड्रग्स की। तो आइदर या तो आप खुद बुक में पढ़ लो, गूगल सर्च कर लो, या फिर ग्रुप में मैसेज डाल दो, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो उसी जो हमारी लिस्ट है ड्रग्स की, 6-7 ड्रग्स होंगी आई गेस, उसमें से एक ड्रग है हमारी एस्प्रिन। ठीक है, तो जिन पेशेंट, आवाज आ रही सभी को? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो जिन पेशेंट में G6PD एंजाइम की कमी होती है, उस पेशेंट को हम एस्पिरिन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि खतरा रहता है हीमोलाइसिस का, WBC का, ब्रेकडाउन का। ठीक है, और ये G6PD क्या है, इसकी क्या फुल फॉर्म है? ये है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो जो ये जो एंजाइम है, वो यानी कि वो एकदम से सडनली किसी को नहीं हो जाता, वो इनहेरिटेड होता है, बाय बर्थ ही होता है। ठीक है, म्यूटेशन वगैरह की वजह से। ठीक है, तो चाहो तो थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख सकते हो। पहले तो बस इतना लिख लेना कि जो आपका G6PD डेफिशिएंसी में एस्पिरिन को नहीं लेंगे, हेमोलाइसिस का खतरा रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लो कि ये जो एंजाइम है, इसकी जो कमी है, ये क्या है, आपको एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इस एंजाइम की कमी हो जाती है। ठीक है, और इस एंजाइम का, जिसकी वजह से हमें कहाँ पर अफेक्ट, ये इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलता है? रेड ब्लड सेल्स में। अफेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स। और इस एंजाइम के अगर हम रोल की बात करें, ठीक है, तो ये एज ए प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करता है? रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, उसका उसकी जो ऑक्सीडेटिव, समझो ऑक्सीडेटिव इंजरी से उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए जब इस एंजाइम की कमी हो गई, तो हमको अफेक्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है? रेड ब्लड सेल्स में। इसमें देख सकते हो अफेक्ट वहां पर हमको क्यों देखने को मिल रहा है, बिकॉज दिस एंजाइम प्रोटेक्ट RBC फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव इंजरी। ठीक है, तो सोचो जो हमारा एंजाइम RBC को, रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, जब उसकी कमी हो गई, तो उसकी वजह से फिर हमको जो इफेक्ट देखने को लगा, क्या होगा कि रेड सेल्स खुद से नहीं डेवलप हो पाएगी, जिस स्पीड से उनका ब्रेक डाउन होगा। जैसे होता है ना, सेल्स बनती रहती है, टूटती, ब्रेक डाउन होता है, तो एक लाइफ स्पैन होता है हर सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स का आई गेस 120 डेज। रेड ब्लड सेल्स का ही है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स है, इनका क्या है लाइफ स्पैन? सर आरबीसी का है 120। है ना, RBC का है ना, हाँ। तो RBC का आपका 120 डेज ऐसे लाइफ स्पैन पूरा का पूरा रहता है, सेल्स बनती रहती है, नई बनती रहती है। ठीक है, ब्रेक डाउन होता रहता है। तो अगर इस एंजाइम की कमी हो गई, तो उनके ब्रेक डाउन होने की जो स्पीड है ना, वो ज्यादा होगी। ठीक है, नई सेल्स कम बनेगी और टूटेंगी ज्यादा। इसमें भी एक पॉइंट और है, ये तो नोट कर लिया था सभी ने। इस एंजाइम का रोल समझ में आया ना, कहाँ पे इस एंजाइम का रोल? तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन where RBCs break down faster
then the body can replace them. ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी उसको रिप्लेस भी नहीं कर पाती, उस स्पीड से उसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो सोचो ऐसी कंडीशन में हम एस्पिरिन लेंगे, तो इसलिए एस्पिरिन को अवॉइड करेंगे। और भी काफी सारे ड्रग्स है, पूरी की पूरी टेबल है वो। ठीक है, तो आप वो ग्रुप, वैसे तो आप गूगल पे डालोगे तो तुरंत आ जाएगा, बट ठीक है आप अगर ग्रुप पे बोलोगे तो भी वो मैं लिस्ट बना के भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है प्रेगनेंसी में और एस्पिरिन को अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में तो मोस्टली काफी सारी ड्रग्स हैं जनरली अवॉइड, बहुत बहुत सोच समझ के डॉक्टर्स जो है यूज करते हैं प्रेगनेंसी में ना। तो उसमें भी हम लिख सकते हैं कि केवल और केवल सेकेंड ट्राइमेस्टर ही ऐसा है। जैसे मैं उस दिन भी बता रहा था, ट्राइमेस्टर का मतलब जो 3 मंथ्स होते हैं। तो जो पूरा का पूरा फीटस डेवलपमेंट से लेकर है और डिलीवरी तक का, तो हम सबको पता है 9 मंथ्स का टाइम होता है। ठीक है, तो उसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, और एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने होते हैं, तो 9 मंथ्स हो गए कंप्लीट। तो इसमें जो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर है, तो केवल और केवल उसमें एस्पिरिन को दिया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा एस्पिरिन को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, और अगर गलती से कोई दे दे, ठीक है, एट टर्म पे, उस दिन मैं बता रहा था कि एट टर्म का मतलब होता है जब डिलीवरी का टाइम होता है। ठीक है, 9 मंथ, जब 9 मंथ चल रहा होता है। ठीक है, तो जब, हाँ, तो उसको फिर हम एट टर्म बोलते हैं। तो उस केस में अगर एस्पिरिन दिया जाता है, एस्पिरिन की टेबलेट दी जाएगी, तो क्या होगा, जो बेबी होगा वो प्री मैच्योर होगा। ठीक है, और प्री मैच्योर, किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को प्रीमेच्योर बेबी कब बोलते हैं, ये भी मैं उस दिन बता रहा था, जब उसका वेट जो होता है वो 2 kg से अगर कम है तो। ठीक है, तो इसलिए डिलीवरी के टाइम या एट टर्म, जो लास्ट 9th मंथ, लास्ट का जो महीना होता है, उसमें उनको जनरली फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, केवल और केवल सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही दे सकते हैं, यानी कि 4th, 5th और 6th मंथ जो हो, उस दौरान ही हम दे सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। तो एस्पिरिन के बारे में फिर इतना ही था। अभी हम क्या करेंगे, हमारे जो चारों की चारों ये कैटेगरी है, उसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं, उससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है या उसको मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है, बैन कर लिया गया है, ठीक है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। हाँ, तो बस अभी लास्ट 5 to 10 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एस्पिरिन आपका कंप्लीट हो गया, पैरासीटामोल आपका कंप्लीट हो गया। ये दोनों ही ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेडिंग, पैरासीटामोल हमारी फर्स्ट वाली क्लास में कवर हो जाती है। ठीक है, सेकंड वाली जो हमारी कैटेगरी थी वो थी हमारी सिलेक्टिव वाली। तो सिलेक्टिव कोक्स 2 इनिवेटर में हमने देखा था कि कोक्सी कोक्सी, आवाज सभी को आ रही है ना। यस सर। यस सर। तो हाँ, तो हमने देखा था कि कोक्सी वाली जितने भी हमारी ड्रग्स थी, ठीक है, कौन कौन सी थी, सैलिकोक्सिब थी, पेरिकोक्सिब थी, टोरिकोक्सिब, और जो हमारी मार्केट से विड्रॉ कर ली गई थी कार्बोफिकोक्सिब। ठीक है,
वार्ली कोक्सीब ये ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा फास्ट लिखवा रहा हूँ। एक और थी जो मैंने शायद नहीं लिखवाई होगी, ल्यूमेरी कोक्सीब करके एक और रहती है। ल्यूमेरी से आपको लीवर याद आना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये हमारे जो तीन ड्रग है उनको मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है। अभी आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज में अगर आपको बताऊं कि किसी भी ड्रग को अगर मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है, मान लो वो किसी कंट्री में बैन भी है, लेकिन स्टिल वो इंडिया में यूज हो रही है, ठीक है। जो कहीं नहीं बिकता, जो कहीं नहीं होता, वो इंडिया में होता है, ठीक है। मतलब अदर जो कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना। तो उसमें थोड़ा सा भी कहीं भी कुछ भी हल्का सा भी टॉक्सिसिटी देखने को मिली, तुरंत मार्केट से विड्रॉ, तुरंत बैन। तो अनटिल और अनलेस कुछ ऐसा ना हो जो बहुत ही ज्यादा फेटल हो या डेडली हो या डेंजरस हो, तब तक वो हर कंट्री से बैन नहीं होती, ठीक है। इंडिया में काफी ड्रग्स है जो अदर कंट्रीज में बैन है, तो वो कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर जाता है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इंडिया में बैन है या नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि मार्केट से उसको विड्रॉ क्यों किया गया है, मार्केट से उसको क्यों हटाया गया है। अब मार्केट से उसका मतलब इंडिया से या बाहर की मार्केट से नहीं है, मार्केट से उसका मार्केट से मतलब है कि कहीं की भी मार्केट हो, ठीक है। और फर्स्ट थिंग, और दूसरा, हम उसके बारे में स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि क्यों किया गया है, दैट्स इट। तब आपको उतना वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में तो है, इंडिया में मार्केट में तो है, वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो लिमेरी कोक्सिब है, उसके नाम में ये नाम देख रहे हो, ल्यूमेरी ल्यूमेरी जो भी कुछ हो सकता है बुक में तो हो भी ना, मे भी बुक से भी हटा दिया हो, ठीक है, बट क्वेश्चन स्टिल आ जाते हैं, ठीक है। तो वो लीवर टॉक्सिसिटी कोज करता था, इसलिए उसको हटा दिया। और जो ये रैफी कोक्सिब है और वाल्डी कोक्सिब है, ठीक है, तो वो आपकी हार्ट डैमेज या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से अलावा या हार्ट टॉक्सिसिटी हो सकते थे, ठीक है। अब देखो आप कोई भी जब पढ़ते हो तो साथ के साथ ट्रिक बनाते चला करो, ठीक है। जैसे ल्यूमेरी में हमको लीवर दिख गया, अभी है वार्डी, वार्डी में हम वेनिला का सोच सकते हैं, ये और ठीक है, वो आपकी इमेजिनेशन में सोचते रहना। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका इटोरी, ठीक है। इटोरी कुछ, अगर हम हमारी जो सेकंड कैटेगरी है सेलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर, अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो हमारी ड्रग है वो है इटोरी कोक्सीब, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज जो ड्रग है, वाइडली यूज, ठीक है। मान लो आपसे चार एनसेड्स का ऑप्शन, अच्छा 4 एनसेड्स आपके ऑप्शंस में है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया इन चारों में से कौन सी ऐसी एनसेड्स है, अमंग द फॉलोइंग विच एनसेड्स इज यूज्ड इन डेंटल पेन, तो आपको मार्क करना है इटोरी कोक्सिब। तो इसका पहला यूज लिख लेंगे हम डेंटल पेन में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इटोरी, इटोरी से मुझे समझ में आ रहा है कटोरी, कटोरी से हम दांतों से कुछ भी खाना वाना खाते हैं पीते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको जोड़नी ही जोड़नी पड़ेगी। अब बताओ इसके पीछे हम क्या ही कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्या ही लॉजिक बताएंगे, इतनी सारी एनसेड्स है, ठीक है। अब कौन सी ड्रग, उसको वो कैसे समझ में आया, जब पेशेंट्स पे उसका ट्रायल किया गया तब समझ में आया कि हाँ भाई। अब देखो ये तीनों के तीनों ड्रग एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती है, स्टिल ये दोनों वो काम नहीं कर पा रही जो इटोरी कोक्सिब कर पा रही है, ठीक है। तो कुछ चीजों का आंसर तो साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, बट वही है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो फिर हम वहां पे लास्ट ऑप्शन फिर हमारे पास वही ट्रिक ही बजाता है कि हम चीजों को कैसे ट्रिक्स के थ्रू, निमोनिक्स के थ्रू जोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जस्ट देखा इटोरी, कटोरी, कटोरी से हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं, दांतों से टच करते हैं, तो डेंटल, कटोरी, इटोरी, कुछ भी सोच सकते हो आप। पॉइंटलेस, यूजलेस, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, आपके लिए वो ट्रिक बननी चाहिए, है ना। वैसे ही याद हो जाते तो अच्छी बात है, ठीक है। तो डेंटल पेन के लिए आपका इटोरी कोक्सिब हो गया। उसके बाद आपका मस्क्यूलोस्केलेटल, मस्क्यूलोस्केलेटल पेन वगैरह में ये यूज हो जाता है। रिमेटोइड अर्थराइटिस के में भी यूज हो जाता है। उसके बाद ये थोड़ा सा नया है आपका, एनकाइलोजिंग
स्पॉन्डाइलाइटिस, इसको एक नाम से और जाना जाता है बैकी बैकीट्रूस डिजीज। बैकी, ठीक है। ये भी आपका जॉइंट्स वगैरह में और स्पाइन वगैरह में इंफ्लेमेशन हमको देखने को मिलती है। तो इसमें हम देख सकते हैं इंफ्लेमेटरी अर्थराइटिस, affecting the spine and large joints. ठीक है, तो ये सब आपके यूजेस हो गए किसके, इटोरी कोक्सिन। तो ये इसमें मतलब ज्यादा यूज होती है, वाइडली यूज होती है। ठीक है, तो हमको स्पेसिफिकली इनके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसमें फिर ये इसमें जो बताने वाली जो चीज थी वो इन्हीं सब के बारे में थी। ल्यूमेरिक ऑक्सीड के बारे में हो, चाहे रेफी और वाल्डी, ठीक है, उनके बारे में हो, हार्ट टॉक्सिसिटी वगैरह। और आपका सेलिओक्सी और पेरिकोक्सी भी इतना ज्यादा इनका यूज नहीं है, मतलब यूज भी नहीं है उनके बारे में, कुछ इतना स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है बताने के लिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो इटोरिकोक्सी है, उसमें भी कि वो डेंटल पेन के लिए यूज होता है। ठीक है, और दूसरा आपका इसके लिए एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। ठीक है, ये आपका सिलेक्टिव पॉजिटिव का होगा। नोट हुआ सभी का ये? यस सर। हम्म, उसके बाद बस लास्ट 5 मिनट्स, उसके बाद हम थर्ड की बात करेंगे। प्रेफरेंशियल कुछ टू इनहिबिटर। तो उसके लिए हमारी ट्रिक थी कि नीमो नाम की लड़की सपने देखती थी, सपने सजाती थी। सपने क्या देखती थी वो, कि ईंटों के महलों में एसी का ढोकला खाती थी, या एसी में ढोकला खाती थी। ठीक है, ईंटों के महलों में एसी में ढोकला खाती थी। ठीक है, ड्रग्स कौन कौन सी थी हमारे पास, नैम स्लाइड थी, ठीक है, मेलो में मेलोक्सी कैम था आपका, फिर एस एसी, एसी में आपका एसिक्लोफेनाक था। ठीक है, डाइक्लोफेनाक था। ठीक है, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोग याद से नोट करोगे, वो नोट करोगे, ना ब्यूमेटोन। तो ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेटरी, ये ऐसा है कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, केमिकली अगर बात करें, ठीक है, तो इसको फिर एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसको फिर प्रीफरेंशियल कोक्स टू इनहिबिटर वाली कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ बुक्स में अलग है, कुछ बुक्स में अलग है, तो हम इसको मतलब इसका मैकेनिज्म हमको मालूम होना चाहिए, है ना। बुक्स में चाहे कुछ भी हो, हमको मालूम होना चाहिए कि इसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है। ठीक है, तो नाब्यूमेटोन को हमने, नेब्यूमेटोन को पिछली क्लास में एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में लिखवाया था, वो इसका केमिकल नेचर वाइज है। ठीक है, वैसे इसका ये प्रेफरेंशियल कोक्स टू इनहिबिटर में ही आएगी। ठीक है, नाब्यूटामोल में। उसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है बताने की, वो है ये दोनों ड्रग्स, एसिक्लोफेनाक और डाइक्लोफेनाक, वाइडली यूज होती है। ठीक है, वही अगेन बदन दर्द, कमर दर्द, उसको लिए फिर हमारी वही मस्क्यूलोस्केलेटल पेन। ठीक है,
आपने अपने फैमिली घर वर में भी बहुत ज्यादा देखा होगा, डाइक्लोफेनाक डाइक्लोफेनाक एसिक्लोफेनाक बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है। और बाकी आपकी ये कैम वाले ड्रग, आप जिसमें ड्रग में कैम आ जाए समझो वो टॉक्सिसिटी कुछ ना कुछ शो करती होगी। ठीक है। बाकी नाइमसिलाइड का भी इतना ज्यादा कुछ बताने लायक यूज नहीं है। ठीक है। इनफैक्ट आपका जो नाइमसिलाइड है उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है, विड्रॉल फ्रॉम मार्केट, मार्केट से हटा लिया गया है। क्यों? ये शो करता है आपको नाइमसिलाइड लीवर टॉक्सिसिटी। ठीक है। तो देखो हमको हर कैटेगरी में वही देखने को मिल रहा है। एक ड्रग है वो वाइडली यूज होती है, दूसरी टॉक्सिसिटी यूज करती है। क्योंकि वो टॉक्सिसिटी यूज करती है, ऑफ कोर्स इसलिए उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है। अब मेलोक्सिकैम और नाइम्स ने टॉक्सिसिटी शो कर रहे हैं, इसीलिए फिर क्या बोलते हैं वो गए एसिक्लोफेनाक और डाइक्लोफेनाक है, ये मार्केट में ज्यादा बिकता है, ज्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है। ये हुआ आपका। सर ये नैम्ड ब्यूमाटॉन ये भी इसी कैटेगरी के लिए? हाँ, इसका जो मैकेनिज्म है वो यही आएगा, प्रीफरेंशियल कोक्स टू इनहिबिटर ही आएगा। कि ये कोक्स वन और कोक्स टू दोनों को करते हैं, और लेकिन प्रेफरेंस इसको कोक्स टू को देते हैं। ठीक है। तो ये इसी में आएगा, इसी में मतलब आपको ये याद रखना है। ठीक है। ओके अगर सर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी हिसाब से करना है। ठीक है। और आपको एक चीज जो आपको समझ में आपको याद रखनी है, किसके लिए, ये थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। एक तो नॉन सेलेक्टिव के लिए, और एक थर्ड वाले के लिए। कि चाहे नॉन सेलेक्टिव हो वो भी कोक्स वन एंड कोक्स टू को करेगी। ठीक है। चाहे प्रेफरेंस कोक्स टू हो वो भी ऑफ कोर्स कोक्स वन एंड कोक्स टू को करेगी, लेकिन प्रेफरेंस हल्का से ज्यादा इसको देगी। लेकिन ब्लॉक तो इसको भी करेगी, ब्लॉक तो इसको भी करेगी। और नॉन सेलेक्टिव है वो भी इसको भी करेगी। तब होता क्या है कि इन ड्रग्स की वजह से जो हमको एक कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। वो साइड इफेक्ट क्या है? गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। ठीक है। वो हम फिर लास्ट में बता ही चुके हैं, जब हमने एस्प्रिन के बारे में बताया था। ठीक है। वो भी कोक्स वन को मोस्ट प्रोमिनेंटली कर रही थी। ठीक है। तो वो ऑलरेडी हम एस्प्रिन मान के चलो, एस्प्रिन के थ्रू हमने एक हल्की सी ग्लिम्स या झलक आपको पूरी एनसीड्स की दे दी। ठीक है। एनसीड्स एस्प्रिन और पैरासीटामोल के थ्रू। ठीक है। तो प्रीफरेंशियल में भी कोक्स वन होगा, भले ही कम होगा इसकी कंपेरिजन, लेकिन होगा। और नॉन सेलेक्टिव में भी होगा। तो जो एक कॉमन साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट हम अगर बोले तो क्या होगा, वो होगा हमारा गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का। ठीक है। क्योंकि हमारा कोक्स वन ही हमारी जीआईटी को सेफ रखता था, प्रोटेक्ट रखता था, है ना। अब वन को हम ब्लॉक कर दे रहे हैं एनसीड्स देके। ठीक है। चाहे वो सर दर्द हो, बुखार हो, इन्फ्लेमेशन हो, अर्थराइटिस हो, डेंटल पेन हो, कुछ भी हो, तो उसका एक पॉसिबल साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट जो हमारे माइंड में आना चाहिए, एनसीड्स सुनते ही तुरंत जो कॉमन साइड इफेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए वो है गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। ठीक। बस TXA2 और दूसरा पे गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, कोक्स वन। प्लेटलेट प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है वो, और दूसरा ये आपका ब्लीडिंग, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, ब्लड को थिन करता है, क्लोटिंग को। ये दो चीज आपके माइंड में हमेशा घूमती रहनी चाहिए एनसेट्स को, जब भी आप देखोगे। ठीक है। फिर लास्ट आपका आज का हमारा नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव। ठीक है। तो इसमें हम पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा
पायराजोलम डेरिवेटिव ऑक्सीफिनाब्यूटाजोन। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी कल की क्लास में बता चुके थे। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज बतानी है सिर्फ उस पर ध्यान दो। प्रोपीफिनाजोन, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीफिनाजोन के बारे में आई थिंक मैंने बताया होगा कि इसको यूज नहीं करते, टॉक्सिसिटी वगैरह कुछ तो बताया होगा इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका प्रोपीफिनाजोन। प्रोपीफिनाजोन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसको दिया जाता है कैफीन के साथ। ठीक है, और जो आपका प्रोपीफिनाजोन है ये एक सेरिडोन करके टेबलेट आती थी, सेरिडोन। ठीक है, तो आपका जो कई ऐसी हमको पता है कि मैं काफी सारी ऐसी टेबलेट्स है जिसमें कई मल्टीपल सोल्ट होते हैं। ठीक है, तो सैरिडोन में हम ये तो नहीं कह सकते कि कंप्लीट सोल्ट हमारा ये प्रोपीफिनाजोन का ही होता था। तो सैरिडोन में एक सोल्ट हमारा प्रोपीफिनाजोन का भी होता था, एक पार्ट कह लो, सोल्ट कह लो। ठीक है, तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि विच ड्रग इज द पार्ट ऑफ या सोल्ट ऑफ सैरिडोन, तो आपको बताना चाहिए सैरिडोन प्रोपीफिनाजोन। प्रोपीफिनाजोन सोल्ट यूज होता था इसमें सैरिडोन में। ठीक है, ये चाहो तो जो कल जो नोट्स लिखेंगे उन्हीं के साइड में एरो लगा के भी नोट कर सकते हो ना, फिर से सब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं। फिर आपकी जो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव वाली जो क्लास थी, ठीक है, इसमें आपका इम्पोर्टेंट है इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन को अभी हमने पीछे भी लिखवाया था, आपको याद हो तो, पेटेंट आर्टिफिस डक्टस में, है ना, एस्पिरिन इंडोमेथासिन के बारे में। तो यहाँ पे एक मेजर सिंड्रोम, ठीक है, हम लिखेंगे बार्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो इंडोमेथासिन की वजह से जो हमको सिंड्रोम देखने को मिलेगा उसका नाम है बार्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये अफेक्ट करता है किसको, किडनी को। किडनी में किसको, नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट को, टी ए एल, यानी कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनन। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, ए एस असेंडिंग लूप ऑफ हैनन। ठीक है, नेफ्रॉन का पार्ट है। नेफ्रॉन किडनी वाला आपका अगर हो गया है ना किडनी, तो आपका डायरेक्टली सर पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आपका थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनल को, हैनल में को जो आयन का जो बैलेंस होता है, आयन की कंसिडरेशन, उसको डिसबैलेंस, वो डिसबैलेंस कर देते हैं इसमें। डिसबैलेंस ना आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बार्टर सिंड्रोम। ठीक है, उसके अलावा अगर इंडोमेथासिन के अगर हम यूजेस की बात करें, ठीक है, तो पहला जगह हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, बाकी तो फिर सिंड्रोम तो बता ही दिया। फिर चाहो तो उसमें किडनी को डैमेज करता है, वो हम ऊपर ऑलरेडी बता ही चुके हैं। और जितनी भी आपकी जनरली जो पेन किलर्स होते हैं ना, वो किडनी को डैमेज करते ही करते हैं। ठीक है, इसमें कैन डैमेज किडनी। उस सर ये क्या है, टी ए एल टॉल?
ये कुछ बस यही लिखा था मैंने, ये टी ए एल, थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे एक्ट करता है। नहीं, आप जब किडनी में जब नेफ्रॉन को आप देखोगे तो आपको पता है ना, वहाँ पे सोडियम पोटासियम हमारे पोर्टर्स होते हैं, सिम्पोर्टन्स होते हैं, आयंस होते हैं, तो उनके जो बैलेंस रहता है उसको डिसबैलेंस कर देते हैं। ओके हम सर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसमें हमारा लूप ऑफ हैनल है, हमको यस सर। पता है पोर्टर्स है उसमें, हाँ, सोडियम पोटेशियम वो सब, तो आयंस की कंसेंट्रेशन उसको डिसबैलेंस कर देता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे इनोलिक, इनोलिक एसिड। तो इनोलिक हमने पढ़ा था कि इनो लेने मेडिकल स्टोर में गए थे, मेडिकल स्टोर में कैमरा लगा हुआ था, तो जितनी भी कैम कैम वाली ड्रग आ जाएगी, ठीक है, पायरोक्सिकैम टिनोक्सिकैम वो सब। तो वो, हाँ, यहाँ पे हम अच्छे से लिख लेंगे कि जब बहुत ही ज्यादा हाई पेन होता है ना, तभी हम उसको प्रीफर करते हैं। यहाँ पे आप लिख लेना, नोट्स कल वाले नोट्स में देख लेना, टिनोक्सिकैम और पायरोक्सिकैम यही था, यही होगा, पायरोक्सिकैम टिनोक्सिकैम। तो अगर जब हाई पेन होता है तभी हम इन ड्रग्स को प्रीफर करते हैं, अदरवाइज अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अभी जस्ट 5 मिनट पहले बताया, जिन जिन ड्रग्स में कैम आ रहा है वो टॉक्सिसिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली इनको अवॉइड किया जाता है। जनरली अवॉइड ड्यू टू टॉक्सिसिटी। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो अब इसमें मैंने बताया था प्रो प्रो वाले जितने भी हमारे ड्रग्स हैं, फ्लोरिप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, ठीक है, वो सब हम ऑलरेडी कर, प्रोफेन और आइब्यूप्रोफेन। ठीक है, ये हमारा यूज होता है आई ड्रॉप में। तो आई ड्रॉप में यूज हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ओक्यूलर इन्फ्लेमेशन ठीक करता है वो, उसको प्रायोरिटी दी जाती है ओक्यूलर इन्फ्लेमेशन में, आंखों के लिए। कीटोफ्रेन हमारा यूज हो जाएगा डेंटल पेन में। तो देखो, डेंटल पेन के लिए हमारी दो दो ड्रग हो गई, एक तो इटोरिकोक्सिन हो गया, दूसरा कीटोप्रोफेन हो गया। ठीक है, अब देखो, कीटो से याद आया, वेस्ट बंगाल में सैंडल को कीटो बोलते हैं। ठीक है, और लड़के अपने सैंडल, कोई लड़का उनको परेशान करता है तो उसके मुंह पे मारती है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं। तो देखो, ये क्रिएटिविटी लाओ आप अपनी सोच में, इमेजिनेशन बढ़ाओ, जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी सोचोगे उतनी चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। हमने इटोरी से कटोरी बना दिया, कटोरी से पीते हैं, छूते हैं, दांतों से खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी जोड़ो। अब मैंने देखो कीटो देखा, कीटो से याद आया कि वेस्ट बंगाल में सैंडल को कीटो बोलते हैं। तो लड़कों अगर लड़कियों को लड़के अगर परेशान करते हैं, लड़कियां सैंडल मारती है मुंह पे, दांत टूट जाते हैं, तो हो गया डेंटल पेन के लिए, दांत में पेन हो जाता है, तो कीटो प्रेफरेंस से डेंटल पेन हो गया। ऑन द स्पॉट देखो कितनी अच्छी मैं ट्रिक बना दी। तो ऐसे आप भी सोचो कुछ अच्छा अच्छा, कुछ भी सोचो, कुछ भी जो आपके याद करने में हेल्पफुल हो, ये मत सोचो किसी को बताएंगे तो वो क्या सोचेंगे। ठीक है, और नेप्रोफेन ये हो गया आपका माइग्रेन वगैरह में। ठीक है, और आइबुप्रोफेन के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमको मालूम होनी चाहिए, वो ये है, सेफ इन चिल्ड्रंस। ठीक है, तो मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अमंग अमंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग विच NSAIDs इट इज द मोस्ट सेफ इन चिल्ड्रन, तो आपका आंसर हो जाएगा आइब्यूप्रोफेन। ठीक है, यानी कि अगर किसी जैसे हम प्री मैच्योर बेबी की बात कर रहे थे ना, तो इवन प्री मैच्योर बेबी में भी ये हमारा सेफ रहेगा।
2 kg से कम का अगर वेट होता है तो वो कौन सी ड्रग है? आइब्यूप्रोफेन। आईब्यू में बी यू बेबी करके, ठीक है, कुछ भी ऐसे सोच सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये नोट हुआ सभी का? यस सर। फिर है फिनामिड्स। ठीक है, उसमें हमारी जो एक ही है ये मीफिनामिक एसिड, मैफ्टाज करके मिलती है। तो इसका ये आप, ये ड्रग जो है ये हमारी रहती है ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, वैसे देखो हमने डिस्मेनोरिया के लिए एस्पिरिन भी लिखवाया था, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे कोई दूसरी है। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस ही किसके लिए रहती है? अगेन डिस्मेनोरिया। उसके बारे में ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं, बारे में बताने की जरूरत है नहीं। तो उसके लिए हमारी ये जो ड्रग है ये रहती है क्या? ड्रग ऑफ चॉइस, पेन के लिए। ठीक है? दूसरा इसके साथ कॉम्बिनेशन देते हैं दूसरी एक और ड्रग का, डाइसाइक्लोमाइन। वो वो ड्रग किस कैटेगरी? वो है एंटी स्पाज्मोटिक। ठीक है, जो हमको डिस्मेनोरिया के दौरान जो स्पाज्म अकड़न या, ठीक है वो तो पता ही होगा आपको आगे। ठीक है, तो हम दो ड्रग्स देते हैं डिस्मेनोरिया में। ठीक है, एक तो हो गया अम्मीफिनामिक एसिड और दूसरा हो गया डाइसाइक्लोमाइन। ठीक है, इसके बाद ये नोट हुआ सभी का? हम्म, इसके बाद जो हम ऑलरेडी बता रहे थे कि जब भी हम एनसीड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, अभी हम फिलहाल एनसीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए इतनी इतनी बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कोई भी ड्रग जो एसिडिक नेचर की होगी, जिसको डॉक्टर ने बोला है कि खाने से पहले नहीं लेना है, इट मीन्स वो एसिडिक नेचर की होगी, कि खाने से पहले पेट में होगा, स्टमक में एसिड सेक्रेट होगा। ठीक है, और वो ड्रग भी एसिडिक नेचर की है, तो हमको पेप्टिक अल्सर कोज कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर हमने खाना ले लिया, खाना खा लिया, तो उसका इफेक्ट अच्छे से नहीं आएगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसके साथ प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स लेते हैं। ठीक है, उनके साथ भी और इवन हमारे एनसेड्स के साथ भी क्या दिया जाता है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से बच सके। ठीक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं कि प्रोटोन जिन पंप पंप में, यानी कि जब हमारा ये जीआईटी वाला जब चैप्टर ओपन होगा तो हमें समझ में आएगा कि स्टमक में एचसीएल आखिर बनता कैसे है ना? तो एचसीएल के बनने के लिए प्रोटोन तो चाहिए होगा, तभी एचसीएल बनेगा। तो जिस प्रोटोन चैनल से, पंप से प्रोटोन आता है, उस पंप को हम ब्लॉक कर देते हैं। तो जो ड्रग्स ऐसा करने में सक्षम होती है, कैपेबल होती है, जिनके पास ये एबिलिटी होती है, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ताकि एचसीएल बन ही ना पाए। ठीक है, और एचसीएल नहीं होगा तो हमें फिर एचसीएल से डरने की जरूरत नहीं है। तो और हमें उनसे, अभी हम एचसीएल से बचने की क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि अभी हम एनसेड्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जब एनसेड्स लेते हैं तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को भी साथ में दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट ड्रग ऑफ चॉइस जिसको बोला जाता है, या अगर क्वेश्चन ऐसे करके आ जाए कि वो कौन सी ड्रग है, ऐसे करके क्वेश्चन है, ड्रग विच गिवन टू स्टॉप एनसीड्स इंड्यूस, यानी कि एनसीड्स की वजह से जो पेप्टिक अल्सर हुआ है, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो अब आंसर हो जाएगा मीजोप्रोस्टोल।
ठीक है, नोट किया? ये नोट हुआ सभी का? सर ये ड्रग का नाम है क्या, मिसोप्रोस्ट? मीजोप्रोस्ट हमने कल, अच्छा कल तुमने क्लास लेट ज्वाइन की थी, हमने क्लास में ये मीजोप्रोस्ट, ये नेचुरल वो बताए थे, सिंथेटिक, सॉरी सिंथेटिक, सिंथेटिक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन। इसमें ट्रिक थी कि मिस जैम कार से ट्रेवल कर रही थी, वो सब हमने सिंथेटिक डेरिवेटिव्स थे प्रोस्टाग्लैंडिन के। ओके सर। ये पिछली क्लास में मैं पिछली, हाँ पिछली में दो ही तो, अच्छा ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन की जो क्लास कर रही थी उसमें ये बताया गया था। अभी तो एनसीड्स हमारा चल रहा है। याद है किसी को मीजोप्रोस्ट हमने करवाया था, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भूल गए? ठीक है, भूल गए, ओके, नोट्स में पीछे चेक कर लेना जाके। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, बस खत्म, आज की हमारी क्लास क्लोज हो गई है। नीफोपैम के बारे में और नोट कर लेना। नीफोपैम जो हमारी ड्रग है एनसेड्स में ही, ठीक है, इसको बोला जाता है सूडो, सूडो एनसेड्स। ओनली एकमात्र यही ऐसी एनसेड्स की क्लास में, कैटेगरी में, इस चैप्टर में जो इस ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, ओनली ऐसी ड्रग है जिसको हम सूडो एनसेड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ना ही तो ये कोक्स वन, कोक्स टू, कोक्स थ्री को ब्लॉक नहीं करती है ये, ठीक है, इसका पेन, मतलब करती है तो नेग्लिजिबल है, वो बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, बट स्टिल हम इसको इस कैटेगरी में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेन से हमको रिलीव देती है, लेकिन वो पेन को जो रिलीव हमको मिलता है वो सेंट्रली एक्टिंग है। सेंट्रली एक्टिंग मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, वहां पर ये जो नीफोपैम है ये क्या करती है, आपका जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन, ठीक है, और नोर एड्रेनालिन, ठीक है, और डोपामिन, डोपामिन, इनके रीअपटेक को इनहिबिट करती है, रीअपटेक को इनहिबिट करती है। आई थिंक आपको याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने शायद नया बताया होगा, नहीं बताया तो अब लिख लेना, इसको भी विड्रॉ कर लिया गया है, विड्रॉल फ्रॉम मार्केट, मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है नीकोपैम को भी, ठीक है। तो ये सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। ये हम नहीं कह सकते इसको ये कोक्स वन, कोक्स टू, कोक्स थ्री को क्या बोलते हैं, ब्लॉक करती है, ठीक है, इसलिए इसको सूडोनासिड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये ना ही तो आपकी किसी ओपियोइड्स की क्लास में बिलोंग करती है, यानी कि ना ही तो नारकोटिक में बिलोंग करती है, नॉर और नाइदर एनसेड से बिलोंग करती है, ठीक है, नॉर ओपियोइड्स और नाइदर एनसेड्स, इसलिए इसको सूडोनासिड बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हम इसको पढ़ते हैं। और ये आपका सेरोटोनिन, नोर एड्रेनालिन, डोपामिन के रीअपटेक को ब्लॉक करती है, ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग रहती है, मार्केट से इसको विड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है। और अगर इसके बारे में हम कुछ नोट कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से ड्राई माउथ वगैरह हमको देखने को मिलता था, और सिम सिम्पे सिम्पैथोमेटिक इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से ये हार्ट रेट और बीपी भी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको अभी फिलहाल मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है। तो आपका एंटी कोलिनर्जिक, सिंथेटिक, पैरासिम्पथोमाइमेटिक, वो सब आपका अभी नितिन सर कराने वाले हैं, आपका ये सब कुछ कवर होगा आपका ईएनएस में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो दैट्स इट।
फिर आज की क्लास में इतना ही था स्टूडेंट्स. Now you can leave the class. आवाज आ रही सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके.